नाज़रीन मोहतरम, आप इस कहानी की इससे पहले 27 किस्तें सुन चुके हैं। अब 28वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। रिमोट नाले की गंदगी के साथ बहता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया और थोड़ी देर बाद ही वो प्रेस में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। अचानक धमाके की आवाज पर घबराते हुए फहशा ने बिस्तर से छलांग लगाई और दूसरे कमरे की तरफ भागी। अचानक ही उसके हल्क से जोरदार चीख निकली और वो दीवाना वार चीखती चली गई। उसे अपने नंगे तन बदन का भी होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने बेग की लाश कमरे के कालीन पर इस तरह गिरी हुई थी कि उसका चेहरा जलकर नाकाबिले शनाख्त हो चुका था और उसके गिर्द सफेद रंग के फूल बिखरे पड़े थे, जिनमें से अक्सर बेग का नापाक खून में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। खौफजदा फहशा चीखती हुई बेडरूम की तरफ भागी और उसने किसी न किसी तरह गाउन बांध लिया। उसके साथ ही फ्लैट का दरवाजा जोर से खुला और 2-3 आदमी अंदर घुस आए। ये सब लोग मुल्हिका फ्लैटों से आए थे। इन फ्लैटों में रहने वाले तमाम लोगों का ताल्लुक रा और CBI से था और ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा महफूज सेफ हाउस समझा जाता था। इतने महफूज और मजबूत सिक्योरिटी जोन में घुसकर कोई अपने शिकार की जान ले लेगा, ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं गुजरा होगा। कमरे में दाखिल होने वालों में सबसे आगे इंस्पेक्टर चमनलाल था, जिसके इशारे पर बाकी लोग वहीं ठिठक कर रुक गए। इधर देखो, बच कर न जाने पाए, उसने अपने हमराइयों से कहा और वो बगैर कुछ सोचे समझे बाहर बाग की तरफ भाग निकले। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ सकी कि आखिर वो तलाश किसे कर रहे हैं। चमनलाल की इतला पर सबसे पहले पहुंचने वाला कैप्टन शर्मा खुद था। उसने एक नजर लाश पर डाली, फिर दहशतज़दा रा की तवाइफ की तरफ देखा और उससे 2-3 सवालात करने के बाद अचानक उसकी नजर फूलों के खून आलूद गुच्छे पर उलझे छोटे से सफेद रंग के कार्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, सालगिरह पर सफेद फूलों का तोहफा कबूल कीजिए, व्हाइट फ्लावर। लाश के गिर्द बिखरे सफेद रंग के फूल देखकर अचानक ही उसकी रगें तन गईं। उसकी आंखों में जैसे खून उतरने लगा था। व्हाइट फ्लावर यू बास्टर्ड, उसने इतने जोर से गला फाड़ कर गाली दी कि रा की फहशा सहम कर दीवार से जा लगी। दोपहर के बाद राहुल आ गया। इन दिनों में कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने लगा था, जिसका एक अहम सबब सलीम की तरफ से वक्तन फवक्तन होने वाले इनामात की बारिश थी। दूसरी तरफ वो खुद भी दूसरे तीसरे रोज यहाँ छोटा मोटा दाव लगाकर अपनी जेब गर्म कर लिया करता था। मोटरसाइकिल पर वो घर पहुंचा तो सब लोग खाने की मेज पर उसके मुंतजिर थे। बड़े जोरों की भूख लग रही थी। इतनी देर सुदर्शना ने उसकी तरफ देख कर कहा, चलो इस बहाने तुम्हें भूख तो लगी, वरना तुम हमेशा खाने पर तरह दे जाती हो। इसने मुस्कुराते हुए अपनी सीट संभाली। अभी उन्होंने बमुश्किल 2-3 लुकमे उठाए थे कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। भाई मैं तो फोन सुनूंगी नहीं, चाहे कितना ही जरूरी क्यों ना हो, आखिर शराफत भी किसी चीज का नाम है। इधर खाना शुरू किया, उधर घंटी बजने लगी। सुदर्शना ने खाना खाते हुए कहा। इसी असना में उसकी माँ फोन सुनने उठ गई थी। बेटी तुम्हारा फोन है, उसने अपनी बेटी को मुखातब किया। बेड़ा गर्द सारे खाने का सत्यानाश कर दिया। जाने इस वक्त कौन कमबख्त आन मरा। सुदर्शना बुड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। फोन उसने बददिली से सुना था, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसे दूसरे ही लम्हे मुअद्दब कर दिया। ओह नो सर, ये कैसे मुमकिन है सर, ओह माय गॉड। उसके मुंह से निकले इन अल्फाज ने सबको चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद यस ओके सर की तकरार करते हुए उसने फोन रख दिया। क्या हुआ बेटी? उसके घबराए हुए चेहरे पर नजर पड़ते ही लाला द्वारकादास ने कहा, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। ओहो, कुछ बताओगी भी या पहेलियां ही भिजवाती जाओगी? सलीम ने जिसे तमाम बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, उसे जच हो जाने वाले अंदाज में कहा, बेग मारा गया। बेसाख्ता सुदर्शना के मुंह से निकला। कौन सा बेग? सलीम ने हैरानगी से पूछा, फिर खुद ही बोला, ओ अच्छा, जिसकी सालगिरह की तुम खरीदारी कर रही थी। हाँ वही। आज मैं उसे एजेंसी की तरफ से शाम को गिफ्ट देने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही सुदर्शना खलाव में घूरते हुए कहा, माय गुडनेस, लेकिन तुम परेशान क्यों हो रही हो? भाई तुम्हारे धंधे में किसी के मरने मारने से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ किसी न किसी को तो मरना ही होता है। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। आओ खाना खाओ। सलीम ने तंग आने की अदाकारी करते हुए कहा, राज तुम नहीं समझते, मामला बड़ा सीरियस है। तुमसे कैप्टन अश्विनी कुमार ने जिस व्हाइट फ्लावर का जिक्र किया था, उसने मारा है बेग को, और उसकी शहर में मौजूदगी का मतलब है हम सब की कमबख्ती। सुदर्शना ने समझाने के अंदाज में कुर्सी संभालते हुए कहा, 2-4 लुकमे उसने महज सलीम का दिल रखने के लिए जहर मार किए थे, फिर खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। बेटी खाना तो खा लो, तुमने तो इन्हें मारा नहीं। भगवान जाने तुम्हारी क्या नौकरी है, सबको परेशान कर देती हो। जानकी देवी ने कहा, ओह सॉरी मम्मी, वेरी सॉरी, आप खाना खाइए, मुझे ऑफिस जाना होगा, इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है उन लोगों ने। सुदर्शना ने काफी अफसोस मलते हुए कहा, तो क्या तुम आज रात हमारे साथ नहीं जा रही? सलीम ने खाने से हाथ रोक कर कहा, मैं कोशिश करूंगी। उसने सलीम की मसनूई नाराजगी को असल जान कर कहा, कोशिश नहीं, तुम्हें जाना होगा, और अगर तुमने आज कोई चक्करबाजी की तो फिर कभी मुझे ना प्लीज जाने के लिए कहना। हद होती है किसी बात की। सलीम ने नाराजगी की अदाकारी जारी रखी।
ओह राज, तुम समझती क्यों नहीं? अच्छा नाराज ना हो, मैं हर सूरत पहुंचने की कोशिश करूंगी, उसने मुतमईन करने के अंदाज में कहा और थोड़ी देर बाद वो चली गई। सलीम अंदाजा कर सकता था कि इस वक्त रा के हेडक्वार्टर खसूसन शिकारपुर पर कयामत गुजर रही होगी और इस बात के इम्कानात न होने के बराबर थे कि सुदर्शना रात तक वापस आ सके। बहरहाल वो सब लोग पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होटल में चले आए, जहां उन्होंने अपने लिए मेज पहले ही से रिजर्व करा रखी थी। कुछ देर तक उन्होंने सुदर्शना का इंतजार किया, लेकिन अब वेटर्स ने इनके गिरदा गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो मेज पर इनके फारिग बैठने को पसंद नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से दीदी का इंतजार करते हुए गुस्सा खाने की बजाय हम कुछ और खाना शुरू कर दें तो बहुत मुनासिब रहेगा। राहुल ने बिलाहिर कह ही दिया, हाँ बेटा, इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर इस मारूफ होटल में बैठे रहना यूं भी मायूब सा लगता है। लाला द्वारका दास ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जो आपकी मर्जी, सलीम ने बूफे की तरफ जाते हुए कहा। उन्हें यहाँ आए करीबन 1.5 घंटा होने को आ रहा था और अब सब लोग बूफे की आखिरी स्वीट डिश खा रहे थे जब उन्होंने सुदर्शना को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। आई एम सो सॉरी, उसने सलीम की तरफ देखते हुए मसनूई मुस्कुराहट उछाली। इट इज ओके, कोई बात नहीं, ड्यूटीज आफ्टर ऑल ड्यूटी, सलीम ने भी मुस्कुराते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के नजदीक ही बैठे थे। क्या हुआ था बेटी, कैसे मरा, कौन मर गया? लाला द्वारका दास ने तजस्सुस जाहिर किया। ओह डैड, ये पाकिस्तानी बहुत खतरनाक लोग हैं, इन्होंने अपने गद्दार को इतने मजबूत हाथों में मार डाला। फिर वो सलीम की तरफ देखकर मुखातिब हुई। उसने सलीम के कान में करीबन सरगोशी करने के अंदाज में कहा था, कैप्टन अश्विनी कुमार ने तुम्हारे साथ व्हाइट फ्लावर का जिक्र किया था ना? हाँ, शायद कोई पाकिस्तानी एजेंट है, सलीम ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। राज, वो मामूली एजेंट नहीं, बहुत खतरनाक है, खुदा की पनाह, बेग को उसने कत्ल किया है। और हाँ, मैंने तो आज अपने ऑफिस में लोगों को ये खुसर पुसर करते भी सुना है कि कर्नल जोशी को भी व्हाइट फ्लावर ही ने मारा था, लेकिन हेडक्वार्टर इस बात को छुपा रहा है ताकि हमारा मोराल डाउन न हो जाए। राज, ये बहुत खतरनाक एजेंट है। कैप्टन अश्विनी कुमार ने शायद इस गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदियां की होंगी। मेरा ख्याल है कि वो अभी तक वापस नहीं गया, शायद किसी और टारगेट पर नजर है उसकी। सुदर्शना ने इसी तरह सरगोशी के अंदाज में कहा था और सलीम दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, औरत कैसी भी हो, किसी रूप में भी हो, आखिर औरत ही रहती है, उसका किसी राज को राज रखना कारे दर्द है। कितनी आसानी से वो सलीम को सब कुछ बताती चली जा रही थी, लेकिन क्या मजाल जो सलीम एक लम्हे के लिए भी एबनॉर्मल हुआ हो। वो बिल्कुल ऐसे पोज कर रहा था जैसे बादल नख्वास्ता उसकी गुफ्तगू सुन रहा हो और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम पर भी इन लोगों की तरह इस व्हाइट फ्लावर का भूत सवार हो चुका है और तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्यों इस किस्म की बोर गुफ्तगू कर रही हो? मुझे ये मार धाड़ वाली बातें पसंद नहीं है, कभी तो मेरे मूड को समझ लिया करो। उसने अपना चेहरा बड़ा रोमांटिक बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। सुदर्शना भी दूसरे हिला में नॉर्मल हो गई थी। दोनों के दरमियान कुछ देर जो मानी फिक्रों का तबादला होता रहा। इस दरमियान सुदर्शना बूफे खाती रही। इससे पहले कि होटल के मैनेजर को गुंडों के जरिए हमें बाहर भगाना पड़े, मेरे ख्याल से अब ये मेज छोड़ ही दें, राहुल ने बिलाखिर कह ही दिया। राज ने उसकी इस बात पर दिल खोल कर कहका लगाया था। बाकी लोग भी उसके साथ हंसी में शामिल हो चुके थे। थोड़ी देर बाद वो लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे। जब वो घर जाने लगे तो सुदर्शना ने कहा, एक ही गाड़ी में नहीं जाएंगे बल्कि अलग अलग जाएंगे। सुदर्शना और सलीम कुछ देर बाद घर पहुंचने का कहकर किसी और तरफ चल दिए थे, जबकि घर के बाकी लोग टैक्सी के जरिए चले गए थे। सुदर्शना उसे लेकर कन्वेंटमेंट एरिया के एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। ये रेस्टोरेंट एक बड़े बाग में बना हुआ था, जहाँ एक दूसरे से कदरे फासले पर कुर्सियां और मेजें बिछाकर यहाँ आने वालों की प्राइवेसी का एहतमाम किया गया था। ये मुझे कहाँ ले आई हो? सलीम ने एक कोने की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्यों, जगह पसंद नहीं आई? असल में तुम्हारी बात सुनने के बाद से मैं भी खासी रोमांटिक हो रही हूँ और मोहब्बत करने वालों के लिए शहर में इससे शानदार जगह और कोई नहीं, अगर उन्होंने सिर्फ बातें ही करनी हो। सुदर्शना ने उसकी तरफ देखते हुए आखिरी फिक्रा इल्फाज चबाते हुए अदा किया था और सलीम के बाजू में बाजू डालकर बड़ी बेतकल्फी से उसे यहाँ तक ले आई थी। दोनों ने एक कोने वाली मेज कुर्सी संभाल रखी थी और अब वहीं बैठकर काफी का ऑर्डर देने के बाद इधर उधर की बातें करने लगे थे। राज, अचानक ही सुदर्शना कदरे संजीदा दिखाई देने लगी थी। उसने सुदर्शना की तरफ बड़ी नशीली नजरों से देखा था। मेजर अश्विनी कुमार से राब्ता जरूरी हो गया है। उसकी इस बात पर सलीम को भी संजीदा होना पड़ा। अब क्या मुसीबत आ गई भाई? उसने कहा तो था कि वहाँ का चार्ज लेते ही वो। राज, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? उसने तेजी से सलीम की बात काटते हुए कहा। अच्छा, अब ज्यादा जज्बाती न होना और कहो क्या बात है, सलीम ने संभल कर कहा।
ये हरामी शर्मा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है और मुझे तो अब इल्म हुआ है कि वो छनाल जो इस रोज तुम्हें मेरे साथ कश्मीर मिली थी दरअसल उसकी खास एजेंट थी, जिसके जरिए से शर्मा ने इस घिनौने मंसूबे पर अमल किया था। मुझे आज उसने खुले अल्फाज में अपने साथ रंग रंगलियां मनाने बसूरत दीगर भयानक अंजाम से दो चार होने की धमकी भी दे दी है और आज इसकी धमकी नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। बेग के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट उसने फाइनल करनी है। उस हरामी ने मुझे धमकाने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। हमारे यहाँ जब भी कोई हादसा हो तो ये रवायत है कुछ ऑफिसर्स पर हम खुद कड़ी निगाह रखते हैं। एन मुमकिन है वो दुश्मन के बाकायदा आलाकार न हो, लेकिन ये समझा जाता है कि दुश्मन इन्हें लाइल्म रख कर इस्तेमाल कर रहा है।